11th जून 2023 मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था एंड आई केम अक्रॉस दिस सैमसंग ओन्स कोरिया एंड बीइंग अ क्यूरियस बिजनेस स्टूडेंट मैंने डेटा निकाला एंड यू वॉन्ट बिलीव आई वॉज शॉक्ड। 2017 में 20.5%, 2018 में 20.35% एंड 2022 में 22.4% तक सैमसंग ग्रुप का रिवेन्यू साउथ कोरिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। एंड दिस वाज एन आहा मोमेंट फॉर मी बिकॉज सैमसंग के 90 साल से हमारे बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी सारे बिजनेस लेसन्स सीखने को मिलने वाले थे। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, डू यू डेयर टू ड्रीम बिग? इफ यस, देन ये वीडियो आपके लिए इंस्पिरेशन एंड बिजनेस लेसन्स का गोल्ड माइन होने वाला है। डिड यू नो कि एप्पल आईफोन्स का सैमसंग के बिना चलना थोड़ा सा मुश्किल है। इवन बुर्ज खलीफा और मलेशिया की 450 मीटर ऊंची ट्विन टावर्स सैमसंग ने ही बनाई है। नॉट ओनली दिस बट सैमसंग टैंक्स, शिप्स, फाइटर जेट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इंश्योरेंस, फाइनेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स एंड और भी बहुत कुछ बनाती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इतने बड़े एम्पायर की शुरुआत सैमसंग सैंगहो नाम के साथ, जो कि ड्राइड फिश, नूडल्स, ग्रोसरीज जैसे डेली नीड के आइटम्स की ट्रेडिंग कंपनी के साथ हुई थी। और सैमसंग का कोरिया में असली मतलब होता है 3 स्टार्स, जो कि कंपनी के एम्बिशियस विजन को दर्शाता है। क्योंकि कोरिया में 3 नंबर बिग एंड पावरफुल एट्रीब्यूट का इंडिकेशन होता है एंड जो स्टार है उसका मतलब होता है एवरलास्टिंग, जो कि आज के सैमसंग को देखकर इजीली कहा जा सकता है कि वो सही विजन पे काम कर रही है। और अब यहाँ से स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि ये $405 बिलियन की कंपनी ने अपने एम्बिशंस के चलते कई सारी कंट्रोवर्सीज भी देखी हैं, जो कि अगेन हमें बिजनेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने वाली है। ये है मिस्टर ली ब्यूंग चुल, जो साउथ कोरिया के एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और ये बस 28 साल के थे जब इन्होंने सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और उस बिजनेस को धीरे धीरे पहले साउथ कोरिया में फैलाया एंड उसके बाद अगल बगल के कंट्रीज में एक्सपैंड किया। सियोल में उनका हेडक्वार्टर था और साल 1950 में जब नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया का वॉर हुआ, तब तक साउथ कोरिया के टॉप 10 ट्रेडिंग कंपनीज में सैमसंग का नाम ऑलरेडी शामिल हो चुका था। एंड सैमसंग की असली कहानी इस वॉर से ही शुरू होती है। वॉर के वजह से उनको अपना बेस सियोल से बुसान शिफ्ट करना पड़ा और बिजनेस की हालात बद से बदतर होती चली जा रही थी। वॉर के बाद साउथ कोरिया का एक्सपोर्ट 0 हो चुका था और कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि खाने के लिए लोगों को इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, मिस्टर ली ने कंपनी को सर्वाइव करने के लिए अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का सोचा एंड लोगों के लिए सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम करने लगे। कोरिया में शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है, इसीलिए सैमसंग ने डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत एक शुगर रिफाइनरी से की एंड उसके प्रॉफिट से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एंटर कर गए ताकि लोगों के सस्ते कपड़ों की नीड फुलफिल की जा सके। और उसके लिए सैमसंग ने साउथ कोरिया का सबसे बड़ा वुलन मिल शुरू किया और कपड़े बनाने लगे। एंड इन 2 डाइवर्सिफिकेशन ने कंपनी को एक मजबूत सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया एंड सैमसंग को डूबने से बचा लिया। एंड इस स्ट्रैटेजी को काम करता देख ली ने इसे कॉपी करना चालू किया और एग्रेसिवली फॉलो करना शुरू कर दिया एंड वो अलग अलग बिजनेसेस में घुसने लगे अपने प्रॉफिट से पैसे निकालकर। सैमसंग ने कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी खोले और साथ ही साथ इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर कर गए। एंड अगर आपने नोटिस किया हो तो यू विल फाइंड कि उनकी डाइवर्सिफिकेशन उन्हीं सेक्टर्स में हो रही थी जहां लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी। एंड आज के समय में सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है विथ मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 21%। एंड इन सभी बिजनेसेस से सैमसंग के पास इतना पैसा आने लगा कि मिस्टर ली साउथ कोरिया के रिचेस्ट मैन बन गए। फिर आया साल 1968 जब सैमसंग के बोर्ड मेंबर्स ने इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में एंटर करने का फैसला लिया। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मात्र 1 साल के अंदर ही सैमसंग ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, जो कि एक 12 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी था। और अगले कुछ सालों में सैमसंग दुनिया की नंबर 1 टीवी मैन्युफैक्चरर भी बन गई। और इस सक्सेस के चलते सैमसंग ने कई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का फैसला किया। 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एसी, 1981 में कलर टीवी एंड 1983 में पर्सनल कंप्यूटर्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आया जिसने पूरा गेम बदल डाला।
उन्हें बहुत जल्दी ही महसूस हो गया था कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के छोटे छोटे पार्ट्स के लिए उन्हें दूसरी कंपनीज पर रिलाई करना पड़ रहा है। एंड दिस इज व्हेन सैमसंग ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया और एक सेमीकंडक्टर कंपनी को ही खरीद लिया एंड अपने लिए खुद ही पार्ट्स बनाने लगे, जिससे कि क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई और साथ ही साथ प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गई। और फिर सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी को बढ़ाकर उसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करने लगे। एंड आज एप्पल भी अपने आईफोन्स में सैमसंग के ही चिप्स को यूज करता है। इसके अलावा भी सैमसंग के ऐसे डिवीजन्स हैं जिनके बारे में जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज दुनिया के लार्जेस्ट शिप बिल्डर्स में से एक है। इनका एक दूसरा डिवीजन है सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग, जो कि रोड्स, टनल्स, ब्रिजेस एंड मेगा बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स पर काम करता है। एंड हमने शुरुआत में ही देखा था कि दुबई की जो बुर्ज खलीफा है एंड मलेशिया का जो ट्विन टावर है वो भी सैमसंग ने ही बनाया है। इसके अलावा साउथ कोरिया का लार्जेस्ट थीम पार्क एवरलैंड थीम पार्क, कई लग्जूरियस होटल्स और एक पूरा हाईटेक टाउन सैमसंग अकेला ओन करता है, जिसे सैमसंग टाउन के नाम से भी जाना जाता है। एंड अब तक आपने देख लिया होगा कि मोबाइल फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरेबल्स सैमसंग के एम्पायर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमने तो अभी सैमसंग के नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन की बात भी नहीं की, जिसमें सैमसंग की यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल स्टोर्स शामिल हैं। ये कहानी अब तक बस एक क्लीन, स्मूथ एंड काफ़ी इंस्पिरेशनल साउंड कर रही है, लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। इनके सक्सेस के पीछे की कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स पूरी तरीके से रुक चुका था एंड कोरियन प्रेसिडेंट अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना चाहते थे एंड इसके लिए उन्होंने बड़े कोरियन ग्रुप्स को सपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन तरीका बहुत ही अनएथिकल था। सैमसंग, LG, Hyundai जैसे ग्रुप्स को आसान शर्तों पे लोन दिया गया, टैक्सेस में छूट दी गई ताकि उनका बिजनेस एम्पायर बड़ा हो और देश की इकोनॉमी भी ग्रो कर सके। यहाँ तक कि जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एंटर किया तो कोरिया के गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज पर लगने वाले टैक्सेस को 50% तक रिड्यूस कर दिया और उनको बचाने के लिए फॉरेन कंट्रीज लाइक जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के कोरिया में सामान बेचने पर बैन लगा दिया और इस तरीके से कंज्यूमर्स को बस सैमसंग फ़ोन्स लेने पर ही मजबूर होना पड़ा। और ऐसे ही तमाम फ़ायदे सैमसंग को पहुंचाए गए, जिससे सैमसंग अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलता गया। एंड अगर वेरियस रिपोर्ट्स की माने तो कोरियन गवर्नमेंट ने वॉर रिलीफ फंड को भी सैमसंग के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एंड ये सब हो पा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर ली, जो कि पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट माने जाते थे। एंड ऑल्सो वो वहाँ के प्रेसिडेंट के अच्छे दोस्त भी थे, जिसके कारण सैमसंग हमेशा VIP कोटा में रहा। सैमसंग के ऊपर कोई एक्सपोर्ट लिमिट्स भी नहीं थे। एक्सपेंशन के लिए फंड्स की दिक्कत सैमसंग को कभी भी नहीं हुई, क्योंकि उन फंड्स के लिए सैमसंग के ऊपर गवर्नमेंट बैंक्स का फुल सपोर्ट होता था। हालांकि वो अलग बात है कि सैमसंग की फास्ट ग्रोथ से कोरिया को भी फ़ायदा पहुंचने लगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन वहीं पे छोटे कोरियन बिजनेसमैन बर्बाद होने लगे, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी कंपनीज का गवर्नमेंट सपोर्टेड जायंट के सामने टिकना मुश्किल था। सैमसंग इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो जिस भी बिजनेस में घुसती उस इंडस्ट्री में बाकी बिजनेसेस को तहस नहस कर देती। और इस तरीके से कोरियन इकोनॉमी जाने अनजाने सैमसंग के ऊपर कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया। साल 1987 जब मिस्टर ली की मौत हो गई और फिर उनके बेटे ली क्वान ही ने सैमसंग की कमान संभाली, उस समय में सैमसंग और गवर्नमेंट का रिलेशन और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। कई बार उन पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगा। 2008 में मिस्टर ली कन ही को टैक्स चोरी और एक घोटाले में दोषी पाया गया, जिसके चलते उन्हें पद से हटाने के साथ साथ 3 साल की जेल भी हुई। लेकिन बस 1 साल में ही वो बाहर आ गए और फिर से वो सैमसंग के चेयरमैन बन गए। एंड उनके बेटे पर भी कई सारे आरोप लगे, लेकिन फिर भी वो छूटते गए। बट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जो काफ़ी डरावनी थी। इस इंसिडेंट से हमें बहुत बड़ा बिजनेस लेसन मिलने वाला था। बात है 2016 की, जब सैमसंग के नोट 7 सीरीज में ब्लास्ट की खबरें बाहर आने लगी। पूरी दुनिया में ये एक हेडलाइंस बन चुकी थी एंड यहाँ तक कि एयरलाइंस में भी इस मॉडल को बैन कर दिया गया था। सैमसंग ने ये देखते हुए गुडविल बचाने के लिए ग्लोबल मार्केट से उन सारे मॉडल्स के हैंडसेट्स को कॉल ऑफ कर लिया, जिसके कारण सैमसंग को $5 बिलियन का लॉस सहना पड़ा। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसे एक अच्छा मूव माना गया। लोग सैमसंग के बोर्ड की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सैमसंग ने इन ब्लास्ट्स का दोषी बैटरीज को ठहराना शुरू कर दिया। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो ये उनकी लापरवाही का नतीजा था।
जिसमें उन्होंने एप्पल से कम्पीट करने के चक्कर में ये हैंडसेट्स बिना प्रॉपर टेस्टिंग एंड प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल के इसे जल्दबाजी में लॉन्च किया था। लेकिन अपनी रैपिड इनोवेशन एंड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के चलते सैमसंग फिर से दुनिया में डोमिनेट करने को तैयार है। इफ सी कि सैमसंग ने हमें एज ए बिजनेस स्टूडेंट समय समय पर कई सारे बिजनेस लेसन्स एंड मार्केटिंग गोल्स दिए हैं। एंड इस वीडियो को मत छोड़िएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस वीडियो का अब शुरू होने वाला है। ये पूरी कहानी हमें 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन सिखा के जाती है। नंबर 1, डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन एज अ स्ट्रैटेजी टू सस्टेन एंड एक्सपैंड। हम लोगों ने देखा कि कैसे एक डूबती सैमसंग को एक छोटे से डाइवर्सिफिकेशन ने बचाया, और डाइवर्सिफिकेशन एक प्रूव्ड स्ट्रैटेजी है पूरी बिजनेस इंडस्ट्री में, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे एंड जानेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन एज अ स्ट्रैटेजी और कितनी यूजफुल होती है। नंबर 2, कस्टमर सेंट्रिसिटी, मतलब कि कस्टमर के नीड्स को ऐसे फुलफिल करो कि वो खुद से आपके ब्रांड के लिए लॉयल बन जाए। एंड एक बार जब कस्टमर लॉयल हो गया तो ब्रांड अपने आप ही बनता जाता है। नंबर 3, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एज अ स्ट्रैटेजी। सैमसंग अपने कई सारे बिजनेसेस के पूरे सप्लाई चेन के मेजर हिस्से को ओन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग एंट्री इनटू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। एंड साथ ही साथ एक बोनस लेसन ये है कि इन्वेस्ट heavily in research and development and future technologies in order to dominate the market. Now guys, that's it for the video. Now I hope कि हमारे ये efforts आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में with a new and interesting business video.